Good morning, students. From today, we are going to start our next topic, that is the common features of living and non living things. In our last class, we have seen the brief description of living and non living things, then biotic and biotic components. और biotic components को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज द प्रोड्यूसर्स, consumers and decomposers, right, that we have already studied. Now today we are going to start the features of living and non living things. मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट वी विल स्टडी टुडे. ओके. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? मैटर से ही बनी होती हैं, है ना. हमको पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं? मैटर है, राइट. दस दे हैव मास एंड दे नीड स्पेस. और है ना, हम मैटर की डेफिनेशन से हमको पता है कि जितनी भी चीज़ें जिनका कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर, राइट. तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं? मैटर हैं, और इसीलिए उनका कुछ ना कुछ मास होगा डेफिनेटली, और उनको कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही होंगी, राइट. सेकेंड कॉमन फीचर इज देयर स्ट्रक्चरल यूनिट्स. और सबका अपना अपना कुछ स्ट्रक्चर है ना. मतलब हर एक बॉडी का अपना एक स्ट्रक्चर है. एनिमल है तो जैसे अगर एलिफेंट है तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, उसका अपनी एक बॉडी शेप है. लायन है तो उसका अपना स्ट्रक्चर है, उसका अपना एक बॉडी शेप है, राइट. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक स्पेसिफिक बॉडी शेप है, राइट. बोथ ऑफ देम हैव बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट विथ विच दे आर कंस्टिट्यूटेड. और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे कि वो मिलकर बने हैं, राइट. द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज मॉलिक्यूल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज सेल. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल. मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? मॉलिक्यूल्स से. और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? सेल्स से, राइट. तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब किससे मिलकर बनी है? मॉलिक्यूल्स. और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बनी है? सेल्स से, राइट. नाउ सेल वेरीज इन देयर शेप एंड साइज. और जो सेल होते हैं उनका शेप और साइज अलग अलग होता है, ठीक है. अलग अलग सेल का साइज अलग अलग होता है. नाउ difference between the living and non-living things. In this diagram, in this picture, you can easily see the difference between the living and the non-living things. As you can see in the first picture, the living things are made up of molecules या atoms. ये जो atoms हैं ये solid हो गया क्योंकि इसमें atoms compact हैं. इसमें कुछ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है इसलिए इसको हम इसलिए दिस इज़ द लिक्विड एंड दिस इज़ गैस. क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, मतलब दूर दूर हैं, राइट. और वहीं अगर हम लिविंग की बात करें तो इन दिस पिक्चर वी कैन सी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये हो गया प्लांट सेल, यहाँ हो गया अनियन पिल. अनियन के ऊपर एक पील होती है, राइट. उस पील के जो सेल होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें, क्योंकि हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं, राइट. उसी तरह से ये सेल भी जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. इनको हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. सिमिलरली ये ह्यूमन ब्लड सेल्स, जो हमारा ब्लड होता है ना उसमें भी सेल्स होते हैं और वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, राइट. सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होंगी वो सब मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होंगी, और जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी वो किससे मिलकर बनी होंगी? सेल्स से, राइट. नाउ living things have characteristics which are totally different
living things have characteristics which are totally different from that of non-living things, right? लिविंग थिंग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से, राइट? मतलब लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक और नॉन लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगी। लिविंग थिंग्स कैन कैरी आउट रेस्पिरेशन, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथिंग करती हैं, राइट? उनको रेस्पिरेशन, अगर वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगी तो दे विल बी डेड। बट अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स को में रेस्पिरेशन नहीं होता है, राइट? दे डू नॉट डू रेस्पिरेशन, दे कैन मूव। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो खुद से चल सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, लिसन स्पीक, लिसन मीन्स सुनना, स्पीक मीन्स बोलना, एंड मेक देयर फूड, एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड, है ना? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दैट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, राइट? दे कैन रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीट, एंड दे आर सेंसिटिव ऑल्सो। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? उनमें रिप्रोडक्शन होता है। एक्सक्रीट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। दे आर सेंसिटिव ऑल्सो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं, मतलब उनमें फीलिंग्स होती हैं, राइट? नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू ऑल दीज एक्टिविटीज़, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती है, राइट? Now we shall study the characteristic features of living thing in detail. अब हम जो लिविंग थिंग्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके? तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल नाउ, राइट? To know about the various activities of the living beings, the characteristic properties of plants and animals are studied. लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेरियस एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स की डिटेल्ड स्टडी की गई। और जब उनकी डिटेल स्टडी की गई तो हमको पता चली कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ओके? फर्स्ट वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज सेल। हमने क्या पढ़ा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो क्या होती है, सेल, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि जो किसी भी प्लांट और एनिमल की जो बेसिक यूनिट होगी वो सेल होगी। इसका मतलब जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल्स से मिलकर बने हैं, राइट? तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ईच स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ अ यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपने पढ़ा है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम जितने भी स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे आसपास, बड़ी बड़ी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा घर बहुत छोटी छोटी ब्रिक्स को मिलाकर बना है, राइट? तो वैसे ही इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को एक साथ मिलाकर फिर बनती हैं। और इसी को हम और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जिन छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर बने हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, राइट? मैनी सच यूनिट्स को एग्जिस्ट टू मेक अ स्ट्रक्चर। और बहुत सारी ऐसी यूनिट्स को एग्जिस्ट करती हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी यूनिट्स को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तब जाकर कोई स्ट्रक्चर बनता है। इन लिविंग बींग्स दिस यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल। और लिविंग बींग्स में इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेल। अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से ही मिलकर बनी है। अगर सेल नहीं होते तो हमारी बॉडी का एग्जिस्टेंस नहीं होता, राइट? लिविंग थिंग्स वेरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। लिविंग थिंग्स वेरी करती हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अलग अलग होता है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ
only one cell and other are made up of millions of cell. कुछ लिविंग बॉडी केवल एक ही सेल से बनी होती हैं, जबकि कुछ लिविंग बॉडीज़ मिलियंस ऑफ सेल से बनी होती हैं, राइट. हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स केवल एक ही सेल से बने होते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं. फॉर एग्जांपल द ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है. हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है. तो वहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Those living organisms which are made up of only one cell are called as unicellular organisms, right. मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि वो ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. So the organisms which are made up of only one cell are called as unicellular organisms. These organisms cannot be seen with the naked eyes. Obviously जब ये एक ही सेल से मिलकर बने होंगे तो ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, है ना. और सिंस ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, so we cannot see them with our naked eyes. और हमको इनको देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोस्कोप की, राइट. So the unicellular organisms cannot be seen with the naked eyes, and to see the unicellular organisms we require the microscope, right. And has to be seen under a microscope. For example, amoeba, paramecium, all the bacteria and yeast are known as unicellular organisms. ठीक है. यहाँ पर आपको कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, राइट. मतलब ये केवल एक ही सेल से बने होते हैं. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. वाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. यहाँ पर आपको नाम दिया है अमीबा, पैरामीशियम, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं. फॉर एग्जांपल द ह्यूमन बीइंग, क्रो, एलिफेंट एट्सेट्रा, बिग प्लांट्स लाइक मैंगो ट्री, एप्पल ट्री एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हमारे आसपास देख सकते हैं नेकेड आइज से, वो सब मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट. और जो कुछ ऑर्गेनिजम्स केवल एक ही सेल से बने होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से बने होते हैं. जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर. उनका एग्जांपल हो गया अमीबा और पैरामीशियम. जबकि जो दूसरे कुछ और एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर बने होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. उनके एग्जांपल हो गए मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा, राइट. नाउ here a picture of amoeba, paramecium and yeast is given to you, right. अगर हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो हमको कुछ इस तरह के दिखते हैं. देन यहाँ पर माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है ना, विच लुक लाइक दिस. माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच लुक लाइक दिस. अगर हम यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्लाइड को रखते हैं और यहाँ से हम उनको देख सकते हैं, तो जब हम उनको यहाँ से देखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके के वो दिखते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट पिक्चर में ही दे रखा है, राइट. सो दैट यू विल सी इन द हायर क्लासेस. नाउ द सेकेंड फीचर ऑफ द लिविंग थिंग इज़ दैट द लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, है ना. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती है. हमको पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, राइट. जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हम खुद, है ना, हम भी ग्रो करते हैं. So have you seen your photograph when you were just an infant? आप सभी ने अपने बचपन के फ़ोटोज़ देखे होंगे,
है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, इसका मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। और हमने क्या पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, राइट। सो टाइम के साथ साथ उनकी बॉडी में ग्रोथ होती है। हाउ मच हैव यू ग्रोन? सिमिलरली वी सॉ अ स्मॉल सीड इन द पॉट एंड स्लोली अ बिग प्लांट ग्रोज आउट ऑफ इट। दस वी सी दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स ग्रो, राइट। इसका मतलब क्या, हमने देखा कि हम ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ होती है, सिमिलरली प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है। अगर हमने एक छोटा सा सीड बोया है तो क्या होगा, कुछ समय बाद उसमें प्लांट उग जाएगा, है ना। एंड आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू द ट्री। इसका मतलब जो प्लांट होता है उसमें भी क्या होती है, टाइम के साथ साथ ग्रोथ होती है, राइट। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू ग्रो। यहाँ पर आपको पिक्चर में दे रखा है, हमने एक सीड बोया, उसमें द सीड विल गेट जर्मिनेट, और जर्मिनेट होने के बाद ये धीरे 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 ये प्लांट बन गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में भी ग्रोथ हमको दी हुई है। पहले ही बच्चा छोटा सा है, फिर टाइम के साथ साथ धीरे 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 वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो इन दिस वे all the living organisms get do have growth. The growth in the living organisms is due to the multiplication of cell. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि जो सेल है वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, मतलब सेल जो हैं वो, नंबर ऑफ सेल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली जो बॉडी ग्रोथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन, मतलब वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग जस्ट लाइक देम। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, है ना। जैसे मतलब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, राइट। एज यू कैन सी कि एक काऊ है, उस काऊ ने अपने बेबी को जन्म दिया जिसको हम बछड़ा बोलते हैं, राइट। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, राइट। बर्ड्स नॉर्मली ले एग्स। बर्ड्स क्या करते हैं, एग देते हैं, और उस एग में से क्या, जैसे कि हैन है, उस हैन ने एग दिया, और उस एग में से क्या होगा, आफ्टर सम टाइम एक बेबी हैन निकलता है, राइट। और दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, फ्रॉम विच अ बेबी बर्ड come out. The baby sits on the egg to give warmth to it. The bird sit on the egg to give warmth to it. जो बर्ड होते हैं वो उस एग के ऊपर बैठते हैं ताकि वो जो एग है उसको प्रॉपर वार्म मिल पाए, उसको प्रॉपर हीट मिल पाए। और जब उस एग को प्रॉपर हीट मिल पाती है तो वो एग क्या होता है, हैच कर जाता है ना। हैच करना मतलब आपने देखा होगा, जो एग है वो हैच करता है, और उस हैच करने के बाद उसमें से बेबी हैन जो है वो बाहर आता है, राइट। एक्चुअली यूजुअली डू नॉट ले एग, एनिमल्स यूजुअली डू नॉट ले एग्स, दे गिव बर्थ टू द बेबीज डायरेक्टली। और जो एनिमल्स होते हैं वो एग नहीं देते हैं ना, जो बर्ड्स होते हैं जनरली वो एग देते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज। सिमिलरली प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स। और इसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सीड से प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो इसका मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है टू सर्वाइव, है ना। लिविंग थिंग्स को अगर ज़िंदा रहना है तो उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की। फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल द लिविंग थिंग्स टू ग्रो एंड डू अदर एक्टिविटीज़।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको ग्रो करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ग्रो कर पाएँ और अपनी लाइवलीहुड जी पाएँ, राइट? प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जिस प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। दे आर दस कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। वाइल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड एंड आर दस कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स, राइट? So autotrophs are those and plants and those plants which prepare their own food, while heterotrophs are those plants and animals which depend on other plants and animals for their food are called as heterotrophs, right? So we can say that all the living organisms need food for their survival. जितने भी living organisms होते हैं उनको food की requirement होती है, और वो food या तो वो खुद बनाते हैं या अपने फूड के लिए वो किसी दूसरे प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. आपको पता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, राइट? मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. दिस प्रोसेस ऑल्सो गोज ऑन इन अदर एनिमल्स ऑल्सो. और ये सेम प्रोसेस दूसरे एनिमल्स में भी होती है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल द एनिमल्स वुड डाई. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे, है ना? मर जाएंगे. ऑक्सीजन के बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. बट वेयर डू वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम? और हमको ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. इन एयर ऑक्सीजन इज इमिटेड बाय द प्लांट्स. हमको ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है. एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? प्लांट से आती है. प्लांट्स से कैसे आती है? क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, राइट? मतलब हमारा जस्ट उल्टा. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, राइट? बिकॉज दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and which is breathed out by the animals and give out the oxygen required by the animals. The same thing is written here कि plants कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग द्वारा फिर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ में आती है. दस द साइकिल ऑफ द रेस्पिरेशन गोज़ ऑन. और इसी तरह से जो साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन है वो चलती रहती है. Oxygen, when taken inside our body, combines with our food to produce energy. और जिस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर, वो हमारे फूड के साथ मिक्स होकर एनर्जी हमको देता है ना. मतलब हम जितना भी काम करते हैं डेली, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, हम जितने भी काम करते हैं उसके लिए ऑब्वियसली हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? जो फूड हम खाते हैं उससे, राइट? जो फूड हमने खाया उसके साथ जब ये ऑक्सीजन मिल जाती है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, और उसी एनर्जी से हम हमारा डेली रूटीन वर्क करते हैं, राइट? दिस एनर्जी इज़ नेसेसरी फॉर अस टू डू एनी एक्टिविटी. और ये एनर्जी हमारे लिए सारे काम करने के लिए हमको इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना? अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे. This energy is necessary for us to do the aquatic animals breathe the oxygen dissolved in water, and carbon dioxide emitted by these animals is in turn is taken by the aquatic plants. जो aquatic animals होते हैं, aquatic animals का मतलब ऐसे animals जो कि water में रहते हैं, ठीक है? तो जो ऐसे animals हैं जो water में रहते हैं वो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है?
एक्वेटिक प्लांट्स से, है ना। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में उगते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं वो जिस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन इनहेल करता है? एक्वेटिक प्लांट्स। सो वी कैन से दैट एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, और वो ऑक्सीजन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। नाउ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट बाय द लिविंग बींग्स। हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन मतलब क्या? वो अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं ना। सो द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स excrete out the waste material from their bodies are called as excretion, है ना। so excretion is the process by which the living being throw out the waste material accumulated in the body। हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल हो जाता है, राइट, जिसको हमको एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो उसको हम एक्सक्रीट आउट कैसे करते हैं? उसको हमको एक्सक्रीट आउट करना होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, राइट। इन एनिमल्स दिस एक्सक्रीशन इज डन बाय मीन्स ऑफ स्वेट, यूरिन, स्टूल्स एंड थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। एनिमल्स में ये जो एक्सक्रीशन होता है वो किन किन तरह से होता है? स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में, है ना, यूरिन के फॉर्म में, स्टूल, थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इन सब तरीक़ों से क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। सिमिलरली प्लांट्स एक्सक्रीट फ्रॉम स्मॉल ओपनिंग्स ऑन देयर लीव्स एंड स्टेम्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? उनकी लीव्स और स्टेम में छोटे छोटे से छेद होते हैं, ठीक है, और उन जो कि हमको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, और वो जो छोटे छोटे से छेद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। और इसी स्टोमाटा के थ्रू जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो प्लांट से बाहर चला जाता है, राइट। तो इन दिस वे जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर एक्सक्रीडेड थ्रू these pores. Some plant give out waste in the form of gums and latex, right? कुछ प्लांट जो होते हैं वो गम और लेटेक्स के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। गम मतलब गोंद, है ना। आपको पता होगा कुछ प्लांट का गोंद जो रहता है वो बहुत यूज़फुल रहता है ना, और वो एडिबल भी रहता है, हम उसको खा भी सकते हैं, राइट। तो कुछ प्लांट जो होते हैं उनका एक्सक्रीशन से क्या होता है? गम्स और लेटेक्स बनते हैं। और ये जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है? जो लीव्स और स्टेम्स में जो छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, characteristics of the living organisms. The further topics we will study in the next lectures. Okay, thank you.